अस्सलाम वालेकुम। STA 301 मिड टर्म प्रिपरेशन, ये फाइल रिसेंटली 2024 के MCQs के ऊपर बेस कर रही है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जितने भी ज़्यादातर वैसे क्वेश्चंस जो है ना कैलकुलेशन बेस है, तो उनकी कैलकुलेशन मैंने इसको जेमिनाई AI सोर्स को यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हम इमेज को अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि फ़ाइल मेरे पास इमेज फॉर्मेट के अंदर थी, इस वजह से मैंने यहाँ से इस फ़ाइल की कंप्लीट करेक्शन करवाई है। तो जहाँ पे हमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे, हम यहाँ से इसको देख लेंगे। तो चलिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंट्रल वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है वो है मोड, मीन एंड मीडियन या हार्मोनिक मीन। तो मीन जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मीन की एग्जैक्ट डेफिनेशन भी यही होती है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। इस तरीके से हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये हमारे पास बैलेंसिंग पॉइंट भी कहलाता है। तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, harmonic mean is better than other means if the data are for speed or rates। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस बात को आपने याद रखना है, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बेस्ट पॉलीगॉन। अब देखिए स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, 3 साइडेड क्लोज फिगर, 4 साइडेड है, मैनी साइडेड है और नॉट क्लोज्ड फिगर है, या फिर मैनी साइडेड है और क्लोज फिगर है। क्योंकि पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गोन का मतलब होता है शेप। तो मैनी साइडेड तो इसका कंफर्म हुआ, और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि ये क्लोज्ड शेप है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज 2, 4, 6 एंड 8। अब वैल्यूज हमारे पास गिवन है 4, उनका जो नंबर है ना 4 है। अब इनका पहले हम सम निकाल लेंगे और 4 पे फिर डिवाइड करवा देंगे, तब हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। मैं आपको इसकी यहाँ पे दिखा देती हूँ कैलकुलेशन। ये इसका फॉर्मूला है मीन का, इसको आप याद कर लें। इस तरह के MCQs आपके बहुत सारे आ सकते हैं। तो अब इसका जब सम निकालेंगे इन नंबर्स का तो 20 आएगा, और उसको जब 4 पे डिवाइड करवाएंगे तो फाइनल आंसर 5 आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना। नेक्स्ट MCQ है, इफ द मीडियन ऑफ द टू ऑब्जर्वेशंस इज 8 देन द मीन ऑफ दीज टू ऑब्जर्वेशन विल बी। अब देखिए मीन अगर उसका हमारे पास मीडियन जो आ रहा है 8 आ रहा है, तो उसका मीन भी हमारे पास 8 ही आएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये वाला इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ द डेटा 256.7 एंड द n इज इक्वल टू 23 देन द हार्मोनिक मीन। अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे आपके। अब यहाँ पे हमने HM को फाइंड आउट करना है, जो कि हार्मोनिक मीन कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला है n ओवर समीशन 1/x1। यहाँ पे n जो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, और ये जो समीशन का साइन है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस कहलाता है। n जो हमारे पास गिवन है वो 23 है, और ये जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास 256.7, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। जब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, देन हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट आएगा 0.089598। तो अब इसको हम मैच कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ दीज वैल्यूज। अब यहाँ पे हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। अब फॉर्मूला देखते हैं इसका रेंज किस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ देखिए, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है ना वो है 24। यहाँ पे अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा 24, 23, 20, 15 एंड 17, 19। अब जो रेंज हम फाइंड आउट करते हैं बहुत इजी होता है। पहले हमने डेटा में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को पता पता करना होता है, और उसके बाद लोएस्ट को, फिर उन दोनों को आपस में माइनस करवा देते हैं। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करवाएंगे, देन हमारे पास रेंज निकल आएगी। तो 9 इसका जो आएगा ना करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ईजी सा होता है ये रेंज फाइंड आउट करना। ओके, what measures of the position divides the distribution into the 4 equal parts। अब देखिए 4 की बात हो रही है, तो इस वजह से क्वार्टिफाइज जो है ना वो हमारे पास ठीक ऑप्शन है। डेसाइल्स नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 10 कहा होता स्टेटमेंट के अंदर तो हम वो लगा देते। रेंज और पेंटिसाइल परसेंटाइल को भी हम देख लेते हैं अगर ये ऑप्शन आ जाते हैं तो।
देखिए डिसाइड डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स, और रेंज का मतलब होता है कि मेजर्स द स्प्रेड ऑफ द डेटा डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रेंज को। और परसेंटाइल बोलते हैं डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स। और क्वार्टिफाइल्स का मतलब क्वार्टाइल्स का मतलब होता है डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वार्टाइल जो हमारे पास है ना वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। इसकी 2 टाइप्स होती हैं और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए द पोस्टल कोड ऑफ द लाहौर इज 54000। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। ये हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ टाइप्स होती हैं, कंटिन्यूस डेटा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, डिस्क्रीट डेटा भी होता है। तो ये क्वालिटेटिव डेटा की जो है ना टाइप है। ओके नेक्स्ट वन है कैलकुलेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब फिर से हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। सिंपल हम इसमें से हाईएस्ट वैल्यू को देख लेंगे और उसके बाद अच्छा ये जो प्रीवियस था ना डिस्क्रीट डेटा और क्वालिटेटिव डेटा सबको एक बार थोड़ा सा देख लें क्योंकि एमसीक्यूज आ सकता है। अब देखिए डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है, डेटा दैट कैन ओनली टेक अ सर्टेन वैल्यूज जैसे कि नंबर, स्टूडेंट्स, शू साइज हो गया या पोस्टल कोड। तो दूसरा जो है ना क्वालिटेटिव डेटा दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नॉट मेजर्ड इन द न्यूमेरिकली। तो और जैसे कि हमारे पास होते हैं कलर्स, टाइप्स ऑफ कार्स। और कंटिन्यूस होते हैं डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन द गिवन रेंज लाइक हाइट, टेम्परेचर हो गया। और क्वांटिटेटिव डेटा होता है दैट कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली एंड रिप्रेजेंट द क्वांटिटी लाइक हाइट, एज और इनकम। सबकी आपने एग्जाम्पल देख ली है। वैसे इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था ना वो क्वालिटेटिव डेटा था, जो पोस्टल कोड की बात हो रही थी। नेक्स्ट एमसीक्यू ये वाला था जिसमें हमने रेंज आउट फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 90 है और लोएस्ट वैल्यू 22 है। जब इनको आपस में माइनस करवाएंगे तो 68 जो है ना वो हमारे पास रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। The total number of observations which are below a certain value are known as the cumulative frequency। cumulative frequency की definition थी, तो आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट वन है द पॉपुलेशन अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज सॉट इज कॉल्ड द टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन देखिए ये कंप्लीट हमारे पास है नहीं एमसीक्यू तो इसको हम स्किप करने लगे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। स्टैटिक्स इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द रिसर्च। इंजीनियरिंग नहीं होगा, कंप्यूटर भी नहीं है, मैथमेटिक्स भी नहीं है, तो इसको रिसर्च जो है ना वो इसका ठीक ऑप्शन है। द टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड आर एज फोर इसकी टाइप्स हैं। Measure of the central tendency is used to measure to the both average and location। ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। In a histogram are the R of each rectangles is proportional to। अब ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स। नेक्स्ट देखिए इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने बताना है। यहाँ पे आपको शायद क्लियर नजर ना आ रहा हो तो मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। ये मीडियन का एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है कैपिटल L प्लस N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई एच। अब ये इन सब का क्या मतलब है ये भी आप देख लें कि L का मतलब है लोअर बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास एंड N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF का मतलब है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the median class and F means frequency of the median class and H mean class size और width of the median class। तो ये जो है ना हमारे पास ठीक ऑप्शन है ए। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ पे आपको ठीक से समझ नहीं आई होगी कि क्वेश्चन किस तरह से गिवन है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। The beginnings of the cumulative frequency distribution are presented below। What is the next number in the cumulative frequency column। अब यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है ना वो क्लासेस का है, उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी का है और थर्ड वाला जो है ना कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ से आपको समझ नहीं है कि मैं आपको इधर बताती हूँ कैसे। देखो इस तरह से टेबल गिवन है क्वेश्चन में और देखो फाइंड आउट क्या करना है, ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि लास्ट वाली जो क्लास है ना हमारे पास ये वाली इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है लेकिन हमें इसकी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अब आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन क्या है बेसिकली। अब इन्होंने देखो ये कैलकुलेशन सारी की है और उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना वो 3 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कह देंगे कि जो लास्ट वाली हमारे पास क्लास थी उसकी जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। एक सेकेंड ये वाला एमसीक्यू देखें। फॉर द डिजिट
40 लीफ विल बी। अब 40 का जो लास्ट वाला नंबर है जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं वंस, टेंस, 100,000, इस तरीके से हम अगर काउंटिंग करें तो जीरो नंबर जो हमारे पास कहलाएगा वो इसका लीफ कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोटा सैम्पलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये इसका ठीक ऑप्शन है। इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द कैटेगरीज मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डी ऑप्शन ठीक है इसका। द मोस्ट रिपीटेड पॉपुलर वैल्यू इन द डेटा सेट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं मोड। मीन, मोड और मीडियन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और जो ज़्यादा रिपीट हो किसी भी डेटा के अंदर उसको हम मोड बोलते हैं। मीन जैसे कि हमने फाइंड आउट किया कि सबको सबका सब निकालने के बाद उसको हमने उसके टोटल नंबर पे डिवाइड करवा दिया तो वो मीन होता है। A frequency distribution formed considering the two variables at a time is called a bivariable frequency distribution. Next one है, in which of these cases would the mode be most useful as an indicator of the central tendency? तो ये B ऑप्शन ठीक है। 3 values occur 5 times in a data set. The reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values is defined as a harmonic mean. ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूले की डिस्क्रिप्शन थी बेसिकली। If the observation in the data set is 0, then the geometric mean will be 0. उसका मीन भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब यहाँ पे हमें मोड फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड नंबर है वो हमारे पास 5 है, इस वजह से मोड उसका जो है ना 5 है। Which of the following is not included in the measures of the central tendency? तो क्वार्टाइल डेविएशन को हम वहाँ पे मेजर नहीं इंक्लूड नहीं करते, तो ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। उसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन जो है ना वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इंक्लूडेड है, सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से। A sector diagram is also called a pie diagram, ये भी ठीक ऑप्शन है। If the curve has a longer tail to the right, it is called the positively skewed distribution. अगर right word उसकी ज़्यादा longer tail है तो उसको हम बोलेंगे positively skewed distribution. Next one देखिए, the number of class in a frequency distribution generally should be between the 10 and 20. ये इसका correct answer है। A bell-shaped distribution is also known as a symmetrical. Next one देखिए, Simple statics are also represented at the associated Roman alphabets. ये भी ठीक ऑप्शन है इसका। The two-way classification is when the data is arranged into the rows and columns. तो तब हम इसको बोलेंगे कि ये two ways classification है। Data in the population census report is secondary data. ये secondary data कहलाते हैं हमारे पास। आगे है, histogram can be drawn only for the continuous frequency distribution. सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मेथड ऑफ द डेटा कलेक्शन? तो हमारे पास इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज या सेकेंडरी डेटा, ये सारे ऑल जो है ना मेथड्स, इसका ऑल करेक्ट ऑप्शन है जो कि बी है। विच ऑफ द स्केल्स इज द बेस्ट यूज टू फॉर मेजरिंग द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय? तो रेशियो जो है ना ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन है, एनी ऑफ द डैश फॉर्म्स ऑफ द Karnaugh map can be used to simplify Boolean expressions. तो यहाँ पे टू फॉर्म्स जो होती है ना वो यूज होती हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। The output of an AND gate is 1 when all the inputs are 1. नेक्स्ट देखें, Caveman नंबर सिस्टम बेस्ड डैश नंबर सिस्टम, तो ये 5 नंबर सिस्टम के ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट वन देखिए, द सम terms in the standard POS form are also called max terms. इसको max term बोलते हैं। नेक्स्ट वन है, डी मॉर्गन्स टू थ्योरम्स प्रूव द इक्विवेलेंसी ऑफ द एंड नैंड एंड गेट्स नॉर एंड डैश गेट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे नैंड के लिए नेगेटिव
और यूज़ करेंगे, और हमारे पास जो नॉर है उसके लिए नेगेटिव एंड को यूज़ करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू गिवन है, इसका जब हम सम निकालेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर आएगा 10,000। इसकी कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे की हुई है, मैं आपको शो करा देती हूँ, एक सेकेंड। इसकी सेकेंड चैट के अंदर मौजूद होगी ये कैलकुलेशन। यहाँ देखें, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन था। जब इनका हम सम निकालेंगे, बस एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब 1 में 1 को प्लस करेंगे तो 10 उसका रिजल्टेंट होगा, 2 नहीं होगा, 10 होगा। फिर हम 0 को तो वहाँ पे प्लेस करेंगे, बट जो 1 होगा उसको हम कैरी कर देंगे नेक्स्ट। और फाइनल इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये रिजल्टेंट है जो कि 10,000 है। नेक्स्ट देखिए, an SOP expression having the domain of the two variables will have the truth table having the dash combinations of the input corresponding to the output values। तो ये इसका 4 जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल हेक्साडेसिमल डिजिट। तो ये हमारे पास होता है एफ, कैपिटल एफ होता है ये इसका डिजिट। नेक्स्ट देखिए, द 4 वेरिएबल के मैप हैज डैश रोज एंड द डैश कॉलम्स ऑफ द सेल्स। तो ये इसके 4 ही इसका रिजल्ट होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि ये इसका जो फॉर्मूला होता है 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4 है। और तो यहाँ देखिए इसकी मजीद डिटेल भी आपको गिवन है। रिजल्टेंट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेस बी कोड असाइन डैश टू द माइनस बी। तो ये 4 टाइम्स 0 जो है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। टोटल रेंज इन अ पाई चार्ट, टोटल एंगल्स जो यहाँ पे होते हैं ना पाई चार्ट के अंदर वो 360 होते हैं, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। When the population units are drawn into the sample by using the one's personal judgment is called the non-random sampling। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी नहीं है, स्ट्रेटिफाइड भी नहीं है और रैंडम भी नहीं है, तो नॉन रैंडम जो है ना ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, द टोटल फ्रीक्वेंसी अप टू द अपर क्लास लिमिट और अ बाउंड्री इज नाउन एज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। The respondent refuses to answer any of the question is called the total non-response। ये इसका ठीक ऑप्शन है। थ्योरेटिकल बेस है तो आपने इनको याद करना है। When the data is labeled to identify an attribute of an element, the measurement scale is nominal। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन प्रोवाइड द primarily डैश डेटा। तो ये क्वालिटेटिव डेटा जो है ना इसका ठीक ऑप्शन है। ये वाला इसको सॉल्व करना है हमने। द वेट ऑफ द 7 स्टूडेंट्स वर मेजर्ड एंड रिकॉर्डेड एज फॉलोज। द स्टेम पार्ट हमने फाइंड आउट करना है। अब इसकी देखें हमने किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये देखिए, द यूजर वांट्स टू आइडेंटिफाई द स्टेम पार्ट, उसको स्टेम पार्ट को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो वेट प्रोवाइडेड है वो ये है, ठीक है। अब स्टेम जो होता है लीडिंग डिजिट होता है हमारे पास, और लीफ जो होता है वो ट्रेलिंग डिजिट होता है। तो उसके बाद अब हमने एग्जामिन करना है यहाँ पे 53 के अंदर। यहाँ पे जो स्टेम हमारे पास है वो 53.0 है हमारे पास टोटल नंबर। तो जो 53 है वो स्टेम है और 0 हमारे पास लीफ है। इस तरीके से सबका हमने लीफ और जो है स्टेम फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा ना इसका फाइनल वो ये आएगा 53, 54, 57, 51, 50 एंड 52। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी ये हम यूज़ करते हैं। 63 पेजेस में से मैंने 30 करवा दिए हैं। आपका फीडबैक ही बताएगा कि आपको ये मेथड अच्छा लगा या नहीं। अदरवाइज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी, या फिर इतना ही काफ़ी है, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।